अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स ये स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा इंट्रोडक्टरी होगा और इसमें हम लोग जो है वो एंजाइम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ टर्मिनोलॉजी जो है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, एंजाइम जो है नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि ये बायो कैटालिस्ट हैं। कैटलिस्ट आप लोग जानते होंगे कि कैटलिस्ट वो केमिकल स्पीशीज़ होती हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करते हैं, मतलब उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। अगर हम लोग स्पेसिफ़िकली एंजाइम को देखें तो एंजाइम जो है ये इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। बायोलॉजिकली एक्टिव मींस यहाँ पर कि ये कैटलिस्ट के तौर पर बिहेव करते हैं। ये किसी एंजाइम की जो स्पीड है उसके रेट को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि एंजाइम जो है ये बायोकेमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद एंजाइम जो है दे आर वेरी स्पेसिफिक। एंजाइम जो है हर टाइप के केमिकल रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही एंजाइम जो है वो सारे केमिकल रिएक्शन जो है उनको कैटालाइज कर सके। इसलिए एंजाइम जो है इनके बारे में ये कहा जाता है कि एंजाइम जो है ये बायोलॉजिकली बड़े स्पेसिफिक होते हैं। पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम जो है उसका होना ज़रूरी है। और चैप्टर नंबर 2 में आपने जब प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था तो तब भी आपने ये एग्जांपल पढ़ी थी कि एंजाइम जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो है उसके अंदर आते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मली ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है ये शो करते हैं। अच्छा, एंजाइम जो है क्या सारा एंजाइम या सारा प्रोटीन पोर्शन जो है वो कैटालाइसिस के अंदर या एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व होता है? तो आंसर ये है कि नॉर्मली एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो एक स्पेसिफिक पोर्शन पर मुश्तमिल होती है। ये फ्यू अमाइनो एसिड पर ये जगह जो है वो मुश्तमिल होती है और हम लोग इस जगह को, इस एरिया को जहाँ पर एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी मौजूद होती है, हम लोग उसे एक्टिव साइट जो है उसका नाम दे देते हैं। बाकी ये सारा एंजाइम का पोर्शन जो है ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये भी अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, कुछ एंजाइम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन पर ही मुश्तमिल होते हैं, यानी उनका होल स्ट्रक्चर जो है वो जस्ट अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होता है या प्रोटीन का वो बना होता है। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट जो है उसकी ज़रूरत होती है। वो नॉन प्रोटीन पार्ट कोई मेटालिक आयन भी हो सकता है, कोई वाइटामिन्स भी हो सकता है, लेकिन वो नॉन प्रोटीन पोर्शन होता है। एंजाइम के उस पोर्शन को जो नॉन प्रोटीन पार्ट है हम लोग उसे कोफैक्टर जो है उसका नाम दे देते हैं। अब कोफैक्टर क्यों ज़रूरी होता है? बाज़ सूरतों में कोफैक्टर जो है वो एक ब्रिज के तौर पर काम करता है, यानी ये जो सबस्ट्रेट है यानी वो रिएक्टेंट है जिसको एंजाइम ने प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना है, हम लोग उसे सबस्ट्रेट का नाम जो है वो दे रहे हैं। तो ये सबस्ट्रेट जो है और एंजाइम जो है उनके दरमियान में ब्रिज का काम जो है वो करता है। और कुछ सूरतों में जो कोफैक्टर्स होते हैं ये सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी होते हैं। ये कैटालिटिक रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं और इस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर लेते हैं। अच्छा, अब ये नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे हम लोग को फैक्टर कह रहे हैं ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग इसे कैटेगराइज कर सकते हैं एक्टिवेटर में। एक्टिवेटर जो है ये नॉर्मली इनऑर्गेनिक मेटालिक आयन होते हैं, लेकिन ये डिटैचेबल होते हैं। ये बात पे आप लोगों ने फोकस करना है कि ये डिटैचेबल है, मतलब ये अटैच हो भी सकते हैं, बाद में उतर भी सकते हैं। अब ये इनऑर्गेनिक आयन्स में आपके पास मैग्नीशियम आयन हो सकता है, कॉपर आयन हो सकता है, जिंक हो सकता है, आयरन के आयन जो है वो हो सकते हैं, लेकिन ये डिटैचेबल होते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें एक्टिवेटर जो है उसका नाम दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक्टिवेटर्स जो है या कोफैक्टर जो है ये 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर ये इनऑर्गेनिक हैं और डिटैचेबल हैं हम लोग इन्हें एक्टिवेटर का नाम देंगे। और अगर ये स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हैं, मजबूती से जुड़े हुए हैं, इन्होंने कोवलेंट बांड जो है वो बनाया हुआ है, तो यही प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएंगे। जिस तरह हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप है, हीम पोर्शन जो है ये भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। बायोटिन है, फ्लेविन है, ये कुछ आपके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है उनकी एग्जांपल हैं। ये एंजाइम के साथ कोवलेंटली अटैच हो जाते हैं। इसी तरह अगर वो लूजली अटैच है, लूजली अटैच से मुराद ये है कि उनके अंदर बॉन्डिंग जो है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम लोग इन्हें को एंजाइम का नाम दे देते हैं। नॉर्मली जो वाइटामिन्स है, वाइटामिन्स जो है ये कोफैक्टर के तौर पर बिहेव करते हैं। आपने 10th क्लास में भी ये बात पढ़ी होगी कि वो थोड़ी क्वांटिटी के अंदर जो है वो एंजाइम हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं। क्यों थोड़ी क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं? उसकी रीज़न यही है
कि एंजाइम जो है इन्हें यूज़ और रीयूज़ करते रहते हैं, इसलिए बहुत थोड़ी क्वांटिटी जो है विटामिन की सफिशेंट होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कोई एंजाइम्स की, जैसे कि NAD है, जिसे हम लोग निकोटीन अमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड का नाम दे देते हैं। बाज़ औक़ात ये अपने साथ फास्फेट को भी अटैच कर लेती है, निकोटीन अमाइड एडिनोसिन एडानिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट जो है उसका नाम हम लोग उसे दे देते हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी जो है उसको भी आपकी किताब में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि एपो एंजाइम है और हालो एंजाइम है, तो इनमें डिफरेंस जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम लोग हालो एंजाइम देख लेते हैं। अगर कोई एंजाइम है यानी प्रोटीन पोर्शन है और उसने कुछ अपने साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट जो है उसको भी अटैच किया हुआ है, वो नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, को एंजाइम हो सकता है, तो हम लोग ऐसे एंजाइम को हालो एंजाइम जो है उसका नाम देंगे। होलो एंजाइम जो है, इसकी एग्जांपल में आपके पास DNA और RNA पॉलीमरेज है। ये नॉर्मली DNA या RNA की फॉर्मेशन के अंदर, इनकी रेप्लिकेशन के प्रोसेस के अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह एपो एंजाइम है। एपो एंजाइम जो है ये एक एक्टिवेटेड एंजाइम होगा जो सिर्फ प्रोटीन पोर्शन पर ही मुश्तमिल होगा, इसके पास कोई भी कोफैक्टर जो है वो मौजूद नहीं होगा, इसे कोफैक्टर जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। इसमें कुछ एग्जांपल देख लें आप, ट्रांसफेरेजेस एंजाइम है या लाइगेजेस एंजाइम है या आइसोमेरेजेस एंजाइम है। ये एंजाइम जो है ये नॉर्मली अकेले प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं और इन्हें अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए किसी भी कोफैक्टर जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। ट्रांसफेरेजेस एंजाइम जो है ये किसी फंक्शन ग्रुप को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइगेजेस एंजाइम जो है ये नॉर्मली DNA के जो टुकड़े होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान। सेकेंड ईयर में आप लोग इसे पढ़ेंगे भी। आइसोमेरेजेस एंजाइम जो है ये आइसोमर्स फॉर्मेशन जो है उसके लिए यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर फ्रुक्टोज़ ने ग्लूकोज़ में या ग्लूकोज़ ने फ्रुक्टोज़ में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए आइसोमेरेजेस एंजाइम जो है ये रिक्वायर होते हैं। ये उनके फंक्शनल ग्रुप को, जैसा कि आप जानते हो कि ग्लूकोज़ जो है वो एल्डो शुगर है और जो फ्रुक्टोज़ है वो कीटो शुगर है, तो इन दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं। ग्लूकोज़ में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, जो सुक्रोज़ है उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये उनके ग्रुप जो हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है उनको चेंज करके उनके आइसोमर्स जो है वो तैयार कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला ज़हन में एक क्वेश्चन आता है कि एंजाइम सेल के किस पोर्शन में एग्जिस्ट करते हैं, तो आंसर ये है कि ज़्यादातर एंजाइम जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म के अंदर रहते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लाइकोलाइसिस है तो उसके एंजाइम जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होंगे। कुछ एंजाइम जो हैं वो अपने पर्टिकुलर ऑर्गेनेलिज जो है उनके अंदर पाए जाते हैं, उनके साथ बॉन्डेड होते हैं। मिसाल के तौर पर फोटोसेंसिस होनी है प्लांट में, तो फोटोसेंसिस से रिलेटेड जितने भी एंजाइम होंगे वो क्लोरोप्लास्ट में होंगे। सेल ने सेलुलर रेस्पिरेशन करनी है ताकि वो ATPs को सिंथेसाइज कर सके, तो उससे रिलेटेड जितने भी एंजाइम होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे। और सेम अगर प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, नॉर्मली राइबोसोम आप जानते हो वो ऑर्गेनेली है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो इससे रिलेटेड जितने भी एंजाइम होंगे वो सारे के सारे जो है वो राइबोसोम के पास होंगे ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो हो सके। थैंक यू सो मच।